So start lecture with the blessing of masters. So that is important, Hanuman sir. So the first aphorism is the physician high and only mission is to restore the sick to health to cure as it is term. आज का सेशन अपने लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी सिम्टम जाता है आफ्टर मेडिसिन, अगर कोई भी सिम्टम चले गया, जैसे एग्जांपल के लिए आपको कफ है और कफ चले, आपने कफ के लिए मेडिसिन गया, तो कफ जाने के बाद वेदर इट इज क्योर, वेदर इट इज राइट डायरेक्शन और राइट डायरेक्शन है कि नहीं है, कि वो क्योर है कि नहीं है, क्योंकि इन द टर्म्स ऑफ हेलो हेलो हेलो, नाउ कैन यू हियर मी? हेलो हेलो हेलो, मेरी वॉइस क्लियर है? हेलो, ओके ओके ओके, हेलो। सो आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या हो जाता है, कोई भी आपने कोई भी सिम्टम या कोई भी डिसीज के लिए मेडिसिन दिया, तो मेडिसिन देने के बाद वो सिम्टम्स अगर डिसअपियर होता है, तो कोई भी सिम्टम डिसअपियर होता है, तो डिसअपियर होने के बाद वो सिम्टम वेदर इट इज क्योर, राइट डायरेक्शन है कि रॉन्ग डायरेक्शन है, ये अपने को पता नहीं होता है। तो इन एलोपैथी, अगर एलोपैथी टर्म्स ऑफ से देखिए, कोई भी सिम्टम, जैसे उनके पास कोई सिम्टम आया, जैसे उनके पास एग्जांपल के लिए कफ आया और कफ के लिए उन्होंने मेडिसिन दी है, मेडिसिन देने के बाद अगर कफ चला जाता है तो उनके हिसाब से देखा जाएगा कि वो ठीक हो गया। बट होम्योपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कफ ठीक हुआ मतलब क्या हुआ, मतलब उसका डायरेक्शन कैसा था, वो कौन से डायरेक्शन में गया, ये अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यही पॉइंट पे होम्योपैथी एंड एलोपैथी बोथ ये पॉइंट्स पे डिफर हो जाते हैं। ये पॉइंट पे डिफर इसलिए हो जाते हैं कि इस एग्जाम्पल के लिए, उन एग्जाम्पल सिंपल कोराइजा के लिए उन्होंने अगर मेडिसिन दिए, सिट्रिजिन वगैरह, लियोसिट्रिजिन, और वो कोराइजा कम हो गया या चले गया, तो वो एलोपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से ये रहेगा कि वो ठीक हो गया। बट होम्योपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से ये रहेगा कि जो कोराइजा ठीक हुआ, वेदर इट इज, वो जो ठीक हुआ वो प्रॉपर डायरेक्शन में ठीक हुआ कि नहीं हुआ, वेदर सिम्टम गायब हो जाना, सिम्टम चले जाना या सिम्टम डिसअपियर हो जाना, इसका मतलब क्योर नहीं होता है इन टर्म्स ऑफ इन होम्योपैथी। क्यों? क्योंकि वो सिम्टम्स जो अपियर हुआ था, वेदर इट इज गोज इन राइट डायरेक्शन और रॉन्ग डायरेक्शन, ये अपने को जानना बहुत जरूरी रहता है। इसीलिए इम्पोर्टेंट यही है, दैट इज हेरिंग्स लॉ। यही अपना एक पैरामीटर, यही अपना कंपास है, यही अपना स्केल है जो अपने को बताता है कि आफ्टर मेडिसिन अपनी मेडिसिन राइट डायरेक्शन में जा रही है, अपना पेशेंट क्योर हो रहा है नहीं हो रहा है, या किस डायरेक्शन में डिसीज प्रोग्रेस हो रही है, ये अपने को सिर्फ इसी कंपास से पता चलेगा, दैट इज हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर। जो उन्होंने जो 7 स्टेप्स बताए, जो कोलोरीज बताई है, उसी से पता चलेगा कि वेदर अवर मेडिसिन इज राइट डायरेक्शन और रॉन्ग डायरेक्शन। ओके, सो द इम्पोर्टेंट एफोरिज्म नंबर इज 1, टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज टर्म। क्योर का मतलब क्या? क्योर का मतलब होता है दैट इज टू रिस्टोर द सिक, वो जैसे पहला था। एग्जाम्पल के लिए अगर उसको, अगर इसके लिए समझने के लिए अपने को कोई भी पेशेंट की क्या समझना पड़ता है, जेओडी। तो जैसे कोराइजा था, कोराइजा के लिए मेडिसिन लिया, देन कफ हुआ, कफ के लिए मेडिसिन लिया, देन अस्थमा हुआ, अस्थमा के लिए मेडिसिन लिया, देन HTN हुआ। सो सो इन टर्म्स ऑफ एलोपैथी, एलोपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि कोई भी सिम्टम्स क्या हो रहा है, जस्ट एलोपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से वो सिम्टम जा रहा है, क्लियर हो रहा है। जैसे आप कोराइजा को ठीक किए, कोराइजा कफ को किए, देन अस्थमा अपीयर हुआ, देन अस्थमा से बीपी अपीयर हुआ, देन जॉइंट, बीपी के पहले जॉइंट पेन आएगा, तो आपको क्या मिलेगा कि अस्थमा के लिए लंग के डॉक्टर्स को दिखाएंगे, जॉइंट पेन के लिए ऑर्थोपेडिक के दिखाएंगे, HTN आया तो कार्डियक के लिए दिखाएंगे। बट ये जो सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं, वेदर
अगर आप एलोपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, जो सिम्टम अपीयर हो रहे हैं वो एक डायरेक्शन में अपीयर हो रही है और इनका आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है। कफ का कोरिलेशन बीपी से कुछ नहीं है। ठीक है, ये एलोपैथी पॉइंट ऑफ व्यू का है। लेकिन इन होम्योपैथी वी हैव द एवरी सिंगल सेल इज कनेक्टेड विद द अदर सेल, और एवरी सिंगल, एवरी साइन, एवरी सिम्टम का इम्पोर्टेंट होता है हर एक बॉडी के पार्ट से। ठीक है ना। सो क्योर मीन्स जस्ट सिम्टम का डिसअपियर नहीं होता है। क्योर मीन्स क्या होता है कि पहले जो वो उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेट में था वो स्टेट में लाना इज दैट इज क्योर होता है। सो क्योर एंड डिसीज ये दो ऐसे टर्म्स है जो पैरेलल है एक दूसरे के। जैसे अगर डिसीज बढ़ेगी तो अपने को क्योर नहीं मिलेगा, और क्योर डिसीज कम होगी तो क्योर नहीं होता है। ठीक है ना। तो इसके लिए इम्पोर्टेंस क्या रहता है, क्योर का जो डायरेक्शन है वो कैसा रहना चाहिए। तो जिस तरह से डिसीज प्रोग्रेस हो रही है, दैट इज जेओडी हो रही है, उसी तरह से क्योर भी अपने को वाइसली मिलना चाहिए। देन वी कॉल्ड इट क्योर, अदरवाइज नहीं। सो डायरेक्टेड एंड कैलकुलेटेड दैट इज मैथमेटिकल रहती है प्रोसेस। जैसे मैथमेटिकल इसीलिए भी ये है कि जैसे अपने को पता है कि कोराइजा को अपन ने सप्रेस किया या कोराइजा को मेडिसिन दी है तो देन वी गेट कफ, कफ को मेडिसिन दिया तो वी गेट ब्रोंकियल ट्यूब प्रॉब्लम, ब्रोंकियल ट्यूब प्रॉब्लम को अपन ने मेडिसिन दिए तो अस्थमा आएगा। ठीक है। सो अपने को ऐसे ग्रेजुअली प्रोग्रेशन ऑफ डिसीज मिलेगा। तो जो प्रोग्रेशन ऑफ डिसीज होती है वो कैसा रहता है, डायरेक्टेड रहता है, एक डायरेक्शन में रहता है और कैलकुलेट रहता है, और अपने को पता रहता है कि इस डायरेक्शन के बाद क्या आएगा। ये किससे हैंडल होता है, दैट इज प्रॉपर चैनल ऑफ प्रोग्रेस से। जो चैनल होता है, जो चैनल मेंटेनिंग होता है, उससे वो प्रोग्रेस होता है। और कॉन्स्टेंटली फिजियोलॉजिकल चेंजेस आर कॉन्स्टेंट। तो जो चेंजेस होते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस कॉन्स्टेंट रहते हैं, इसके कारण अपने को जो डिसीज मिलती है प्रोग्रेशन में ही मिलती है। सो सिमिलरली क्योर शुड बी फॉलो सम प्रिंसिपल। तो क्योर भी जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, उसके भी कुछ पैरामीटर्स होना चाहिए, उसका प्रिंसिपल होना चाहिए और वो फिक्स्ड होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए। तो ही अपन को आइडेंटिफाई होगा कि ये कौन सा, किस डायरेक्शन में अपनी डिसीज जा रही है, क्योर हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके लिए प्रिंसिपल है। ठीक है, तभी अपने को प्रॉपरली परमानेंट क्योर मिलेगा, अदरवाइज नहीं। क्योंकि हैपेजर्डली या फिर सिम्टम्स देने के सिम्टम्स डिसअपियर होना ही क्योर नहीं होता है। ओके। सो इन एफोरिज्म नंबर 280 में भी हैनीमैन सर ने लिखा है कि द डोज ऑफ मेडिसिन दैट कंटिन्यू सर्विसेबल विदाउट प्रोड्यूसिंग अ न्यू ट्रबलसम सिम्टम। मतलब आफ्टर मेडिसिन आपको कोई नया सिम्टम नहीं आना चाहिए, नया ट्रबलसम सिम्टम नहीं आना चाहिए। ठीक है। इज टू बी कंटिन्यूड वाइल ग्रेजुअली असेंडिंग। अगर कोई भी न्यू सिम्टम्स आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि बॉडी में जो डिसीज है ग्रेजुअली असेंडिंग डायरेक्शन में ही है, ग्रेजुअली डिसीज बढ़ते ही जा रही है, कम नहीं हो रही है। सो लॉन्ग एज द पेशेंट विद द जनरल इम्प्रूवमेंट being to feel in a mild degree the return of the one or the several old symptom ओरिजिनल कंप्लेंट। सो जब भी अपन डिक्लाइन पोजीशन में रहेंगे या क्योर की पोजीशन में रहेंगे या फिर ठीक होते रहेंगे तो अपने को क्या मिलेंगे, ओल्ड कंप्लेंट्स। सो एज वी गो अपन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन गए, एक स्टेशन से जैसे दिल्ली टू मुंबई गए, तो दिल्ली टू मुंबई जो जो अपने को जंक्शंस लगे हैं, स्टेशंस लगे हैं, वाइल रिटर्निंग अपने को सेम स्टेशन लगना जरूरी है। स्टेशन लगेंगे दैट इज कॉल्ड एज we are in a right direction और we are cure the patient। अदरवाइज सिर्फ सिम्टम जा रहा है, गायब हो रहा है, उसको क्योर नहीं बोलते। यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है होम्योपैथी एंड एलोपैथी में। एलोपैथी में एक सेल का दूसरे सेल से क्या कनेक्शन है वो उतना इम्पोर्टेंस देते नहीं है। इसी के कारण ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस पॉइंट हो जाता है होम्योपैथी के लिए कि अपने को पता रहना चाहिए कि जो न्यू सिम्टम्स आ रहा है या एक सेल से दूसरे सेल में डिसीज ट्रांसफर हो रही है या एक सेल से दूसरे टिश्यू में अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो वेदर वी आर ऑन द राइट ट्रैक और
राइट ट्रैक में नहीं है, ये अपने को हेरिंग्स लॉ से ही पता चलेगा। सो इसीलिए हेरिंग्स लॉ का इंपॉर्टेंस बहुत प्राइमरीली इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ओके, सो दिस मैन द कॉन्टेस्टाइंग हेरिंग, जिन्होंने हेरिंग्स लॉ की बारे में इंपॉर्टेंस अपने को बताया है, तो दैट इज फर्स्ट उनकी जो इंपॉर्टेंट थिंग है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट ऑर्गन टू लेस इम्पोर्टेंट ऑर्गन। So more important organ to less important organ. More important organ means that is example के लिए that is more important our organ is brain and less important organ is skin. So अगर कोई brain disease या brain example convulsion है और convulsion के लिए आपने medicine दी है, then skin पे eruption आए, so it is more important organ to less important organ. That is a good sign. But वही अगर स्किन इरप्शन के लिए आपने मेडिसिन दी है, एक्जिमा इरप्शन या फिर सोरियासिस वगैरह और कोई भी स्किन कंप्लेंट के लिए आपने मेडिसिन दी है, देन आपको ब्रेन कंप्लेंट आती है, ब्रेन कंप्लेंट में कन्वर्जन ट्यूमर, दैट इज कॉल्ड सप्रेशन। क्योंकि क्या हो रहा है कि लेस इंपॉर्टेंट टू मोर इम्पोर्टेंट ऑर्गन डिसीज ट्रांसफर हो रही है। सो इम्पोर्टेंट अपने लिए यही देखना पड़ता है कि डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट कोलोरली है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट टू लेस इम्पोर्टेंट ऑर्गन। देन सेकंड इज अबव डाउनवर्ड, सेंटर टू पेरिफेरी, विद इन आउटवर्ड एंड रिवर्सल ऑफ अपीयरेंस ऑफ देयर सिम्टम्स। सो वन बाय वन सर ने बताया तो है, लेकिन इसमें बहुत सारी क्वेरीज आती है कि कब अपने को ऐसा लेना चाहिए और कब नहीं लेना चाहिए, इसका बहुत बड़ा क्वेरी का पॉइंट आ जाता है। तो इसीलिए क्वेरी जैसे अबव डाउनवर्ड है, तो अबव डाउनवर्ड मतलब क्या है कि कब लेना है कब नहीं लेना है। जैसे एग्जांपल ब्रेन है, फिर अबव डाउनवर्ड में आप देखोगे ब्रेन है, ब्रेन के नीचे अपने को थायराइड ग्लैंड मिलेंगी, देन चेस्ट में अपने को हार्ट मिलेगा, लंग मिलेगा। सो अबव डाउनवर्ड मतलब ऐसा ठीक होना चाहिए, है ना। बहुत सारे क्वेरीज है। सेंटर टू पेरिफेरी मतलब जैसे हार्ट डिसीज है तो हार्ट डिसीज से नर्व डिसीज आ गई, नमनेस आ गया, मतलब सेंटर टू पेरिफेरी है क्या, विद इन आउटवर्ड। सो ऐसे बहुत सारे क्वेरीज है इन। तो वन बाय वन अपन ये इन कोरोलरीज को समझेंगे, और इन कोरोलरीज को समझने के बाद अपने को विद द हेल्प ऑफ एम्ब्रियोलॉजी अपने को इन सबको समझना है। सो इम्पोर्टेंट इज, सबसे इम्पोर्टेंट रहता है दैट इज ये क्या है अपने को, हेरिंग्स लॉ। लॉ मतलब क्या होता है कि कोई भी लॉ कभी चेंज नहीं होता है, रूल्स चेंज होते, रूल ब्रेक होते, है ना। तो जो लॉ टर्म्स होती है वो कुछ भी हो जाए, जो नेचर्स लॉ रहते हैं वो कभी चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। तो लॉ मतलब क्या है, इट इज डिफाइंड एज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट ऑकर विद अनवेरिंग यूनिफॉर्मिटी। ओके, sequence of event that occur with unverifying uniformity. So scientific logical universe, तो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है साइंटिफिक लॉजिकल यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रहता है लॉ, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं रहता है, और एवरीवन दैट इज एक्सेप्टेड द ट्रूथ, इसमें कुछ मॉडिफाई कुछ चेंजेस नहीं किया जा सकते। जैसे ट्रैफिक रूल्स है, तो ट्रैफिक रूल्स मतलब क्या, रूल्स है, तो रूल्स कैसे चेंज किए जा सकते हैं। तो ट्रैफिक रूल्स जैसे चेंज क्या किए जाएंगे कि जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर जा रहा है, मिनिस्टर जा रहा है, तो सबको रोका जाएगा, पहले इनकी गाड़ियों को जाने देगा। तो रूल्स है, तो रूल सबके लिए सेम नहीं है ना। कुछ एक्सेप्टेड लोग से उनको हायर इंपॉर्टेंस दिया जाता, इसलिए रूल्स कैन बी चेंज। वही मिनिस्टर की जगह एम्बुलेंस जाएंगी तो उनके लिए भी रोका जाएगा, एम्बुलेंस को प्रायर इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। सो रूल कैन बी चेंज, बट लॉ कभी चेंज नहीं होता। लॉ हमेशा नेचर से कनेक्टेड रहते हैं। जैसे बारिश है, बारिश गिरेंगी तो सब पे गिरेंगी, वो किसी को नहीं दिखेंगी कि क्या है, ठीक है। सन की रोशनी है वो सब पे गिरेंगी, वो किसी को नहीं दिखेंगी। चांद मून की रोशनी है वो भी सब पे गिरेंगी। सो जो लॉ रहता है वो फिक्स रहता है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रहता है, वो चीज में चेंजेस नहीं आते। सो इट इज हेरिंग्स लॉ। हेरिंग्स लॉ भी कैसा है, हेरिंग्स लॉ है, तो लॉ कैसा रहेगा, दैट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड और कोई इसमें फ्लॉज नहीं रहेंगे।
सो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपन प्रोसीड कैसे करें। तो होम्योपैथी में यही एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहता है कि कुछ बेस जैसे अभी अपने मास्टर्स थे, सबने मास्टर्स ने बहुत सारी बातें बता के चले गए हैं, लेकिन उसको कोरिलेट कैसे करें, उसको अपनी प्रैक्टिस में कैसे लाएँ, उसको समझे कैसे? ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस रहता है कि वेदर सब आप अगर आप होम्योपैथी को अगर होम्योपैथी साइंस को ही गूगल में सूडो साइंस करके बोला गया है। सूडो साइंस, अगर आप सूडो साइंस देखोगे, सूडो मतलब कि ऐसा कोई साइंस ही नहीं है। तो होम्योपैथी को सूडो साइंस बोला है क्योंकि वो साइंटिफिक नहीं है, इस हिसाब से बोला गया है। ठीक है ना? अगर आप गूगल में सर्च भी करोगे विकिपीडिया पे। क्यों? क्योंकि उसके पीछे का ये रीज़न है कि उसमें बहुत बहुत सारे क्वेरीज़ है। उसमें बोला गया है कि वेदर इट इज़ साइंटिफिक है कि नहीं है, ये फॉलो नेचर्स लॉ को फॉलो करता है कि नहीं है, ये प्रोसेस ऑफ क्योर को फॉलो करता है कि नहीं है, वेदर इट इज़ मार्कर जो है, जो उसकी स्केल है वो बराबर है कि नहीं है, जो मिसिंग लिंक है अपने को वो बराबर है कि नहीं है। सो कि ये सब थेरीज़ है, सब हाइपोथेटिकल है और इवन सभी वर्ड्स बाकी जो एलोपैथिक मेडिसिन्स है या एलोपैथिक मॉडर्न साइंस जो प्रैक्टिस करते हैं, उनको ये होम्योपैथी हमेशा थेरीज़ लगती है। थेरीज़ ही है, हाइपोथेसिस ही है। बट बट दिस मैन इन्होंने ये सारे जो फ्लॉज़ थे, वो सारे फ्लॉज़ को दूर किया है, फ्लॉज़ को दूर किया है और अपने को करेक्ट पाथ बताया है कि करेक्ट कनेक्शन बताया है, जो कनेक्शन मिसिंग्स थे। इन द टर्म्स ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, इन द टर्म्स ऑफ जेनेटिक्स, पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है ना? और ये सारी चीज़ें अपने को फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, ये सारी चीज़ें अपने को हेरिंग्स लॉ में मिलती है और इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है? ड्यू टू दिस मैन वी गॉट नाउ अपने को उस बारे में पता चला है। सो आई एम शेयरिंग विद दिस विद द स्टार्ट विद द एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि एम्ब्रियोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहता है? दैट इज ग्रोथ ऑफ चाइल्ड। तो जैसी ग्रोथ ऑफ चाइल्ड होती है, दैट इज इट इज कॉल्ड एज नेचर। नेचर में जैसी जैसी चीजें होगी, एम्ब्रियोलॉजी में जैसे जैसी ग्रोथ होगी, वैसे वैसे ऑर्गन डेवलप होंगे। ऑर्गन जैसे जैसे डेवलप होंगे, ऑर्गन जैसे डेवलप होंगे, तो जो प्राइमरीली पहले ऑर्गन डेवलप होंगे दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, और जब से लास्ट में डेवलप होंगे वो लीस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन रहेंगे। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट, दैट इज फर्स्ट बोलते हैं एलएमपी से स्टार्ट करो। एलएमपी लेकिन होम्योपैथी में इंपॉर्टेंस दिए जाते हैं दैट इज फर्टिलाइजेशन पीरियड पे। फर्टिलाइजेशन पीरियड कब था? दैट इज कॉल्ड एज ओवम कब फर्टिलाइज हुआ। तो इट इज फर्टिलाइज्ड होता है ऑन द आफ्टर सेकेंड वीक। आफ्टर सेकेंड वीक फर्टिलाइज होता है और यहाँ से अपनी होम्योपैथी हिस्ट्री इम्पोर्टेंटली स्टार्ट होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है पहले ट्राइमेस्टर, दैट इज फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। ओके, देन इसमें पहले वीक्स में रहता है दैट इज अप टू 7 वीक्स रहता है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस रहता है फर्स्ट 7 to 9 वीक्स एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। देन एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद होता है दैट इज फीटल डेवलपमेंट। ओके, तो एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब क्या होता है? दैट इज जो ओवम एंड स्पर्म मिलके जाइगोट फॉर्म हुआ, जाइगोट फॉर्म होने के बाद, जाइगोट फॉर्म होने के बाद से इम्प्लांटेशन होने तक, देन फर्दर टिश्यू सेल्स के ग्रोथ तक अप टू 10 वीक्स, 7 to 9 वीक्स, उस प्रोसेस को कहा जाता है एम्ब्रियोजेनेसिस। फिर उसके बाद आती है फीटल डेवलपमेंट। एक बार जेनेसिस एम्ब्रियोजेनेसिस स्टार्ट हो गया, स्टॉप हो गया, देन उसके बाद चालू होती है फीटल डेवलपमेंट। फीटल डेवलपमेंट में सारे बॉडी पार्ट्स वगैरह सब आएंगे। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है इसमें, सबसे इम्पोर्टेंट रहता है इसमें पहला ट्राइमेस्टर, देन सेकेंड, देन थर्ड।
फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर अपना रहेगा अप टू 13-14 वीक। ओके, अप टू 13-14 वीक अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर, देन सेकेंड, देन थर्ड। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमेशा क्या फॉर्म होगा, दैट इज एनाटॉमी ऑफ द बेबी, एनाटॉमी। देन सेकेंड ट्राइमेस्टर में चालू होती है दैट इज फिजियोलॉजी, और थर्ड ट्राइमेस्टर में चालू होती है दैट इज स्पेशल सेंसेस एक्टिविटी, कनेक्शंस। ओके, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद इंपॉर्टेंट होती है प्रोसेस स्टार्ट। तो आप देखोगे एनाटॉमी फॉर्म होने की, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या फॉर्म होती है, एनाटॉमी। अगर एनाटॉमी बेबी की अच्छे से फॉर्म हुई, देन 5 to 6 मंथ में क्या हो जाता है, सोल एंटर करती है। सोल एंटर करती है, वेलकमिंग करती है उस, और उस वेलकमिंग को मोस्ट ऑफ द रिलीजन्स में सेलिब्रेट भी करते हैं। ओके, तो अगर जिसकी एनाटॉमी, जिस बेबी की एनाटॉमी प्रॉपरली तैयार नहीं होंगी, तो उस बेबी का देन एबॉर्शन भी होता है, मिसकैरेज भी हो जाता है, क्योंकि एनाटॉमी ही फॉर्म नहीं हुई तो सोल एंटर नहीं करता है। और आपने देखा होगा कि दैट इज अप टू 4 मंथ, दैट इज अगर कोई एबॉर्शन होता है या एबॉर्शन करना भी चाहता है, तो उसको लीगली अबॉर्ट किया जाता है, बट आफ्टर 4 मंथ उसको लीगली अबॉर्ट नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि वहां पे सोल एंटर हो जाता है, तो उसको एक किलिंग ऑफ, एक, आप किसी को किल कर रहे हैं, एक सोल को किल कर रहे हैं, ऐसा हो जाता है। सो जैसे जैसे अपने ऑर्गन्स डेवलप होंगे पर वीक, पर डे, उस दिन से अपना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहला रहेगा क्या फॉर्म हो रहा है, तो सबसे पहले दैट इज फॉर्म होगा, पहले क्या होगा, दैट इज मदर एग रहेगा, ओवम, देन फादर एग आएगा, स्पर्म, दोनों मिलके क्या फॉर्म होंगे, जाइगोट। जाइगोट फॉर्म होंगे, क्या होगा, जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन होगी। जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद देन स्लो ग्रेजुअली ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। तो अभी ये कैसे होगा, अपन वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन के कब हुआ, डे 1 को हुआ। तो डे 1 को जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है दैट इज सेल मल्टीप्लीकेशन। सेल मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, 1 to 2, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 10। तो सेकेंड डे पे फॉर्म होता है क्लीवेज, मतलब मल्टीपल सेल्स। देन थर्ड डे फॉर्म होता है कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन मतलब क्या होता है, जो सेल मल्टीप्लाई हुए सारी, वो अरेंज हो जाती है एक सेल में, अरेंज होती है वन बाय वन, और वो कॉम्पैक्ट हो जाती है। देन फोर्थ डे पे चालू होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है कि जो सेल कॉम्पैक्ट हुई उनमें कुछ न्यू सेल्स आना तैयार हो जाती है, और हर एक सेल दूसरे सेल से डिफर होती है। इसके बाद फिफ्थ डे पे क्या होता है, कैविटेशन। कैविटेशन मतलब क्या होता है कि जो डिफरेंशिएशन वाले सेल्स थे वो एक पॉइंट पे आ जाते हैं, इन्हीं सेल्स को बोलते हैं इनर मास सेल। ठीक है, और जो आउटर लेयर वाले सेल्स को बोलते हैं ट्रोपोब्लास्ट। ठीक है, और ये जो फॉर्म होती है इसको बोलते हैं ब्लास्टो कैविटी। तो पहले दिन पे फर्टिलाइजेशन फॉर्म होता है, सेकेंड डे पे क्लीवेज फॉर्म होता है। क्लीवेज मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है ओनली। और क्लीवेज में क्या फॉर्म होता है कि जो मल्टीप्लीकेशन होगा बीच में एक स्मॉल आपको होल मिलेगा। ये स्मॉल होल आगे चल के कैविटी फॉर्म होती है इसमें, और इस कैविटी के आजू बाजू ही सारी प्रोसेस होती है। सो तो ये जो सेल फॉर्म हुई दैट इज इनर सेल मास। इनर सेल मास फॉर्म होने के बाद तो अपने को मिला इनर सेल मास। सो अपने को मिला इनर सेल मास।
सो इनर सेल मास मिलने के बाद क्या हो जाता है, ये सारी जो लाइंस है तो ये जो सारी लाइंस है आप देखोगे ये वन बाय वन अरेंज हो जाती है, वन बाय वन अरेंज होंगी, ठीक है, एक सेल में। तो इसमें अपने को मिलती ये ट्रोपोब्लास्ट मिलता है, देन ये ब्लास्टोसिलिक कैविटी फॉर्म होती है। ये होता है फिफ्थ डे में होता है कैविटेशन, फिफ्थ डे में कैविटेशन होता है। देन आता है अपना सिक्स्थ डे। तो सिक्स डे में क्या होगा, सिक्स डे में आप देखोगे कि ये सारी जो सेल मास यहाँ पे जो फॉर्म हुए थे वो एक्स्ट्रा होता है, प्रॉपरली फॉर्म होते हैं, और फॉर्म होने के बाद ये एक एक जगह फॉर्म होने के बाद अरेंज होना चालू हो जाते हैं। इसको बोलते हैं जोना हैचिंग। जोना हैचिंग के बाद सेवेंथ डे में होती है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन मतलब क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, एम्प्यूला ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, तो वहां से ट्रेवल करके सेवेंथ डे पे होता है इम्प्लांटेशन इन द एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन होता है। जब इम्प्लांटेशन होता है तो ये क्या होता है, ये आप देखोगे, ये होती है अपनी यूट्राइन एपिथेलियम। और यूट्राइन एपिथेलियम में क्या एंटर हो रहा है, अपना जोना हैचिंग या फिर फर्टिलाइजिंग जो एग्स है अपने, जो जाइगोट फॉर्म हुआ था वो यहाँ पे ग्रेजुअली इंक्रीज होके यहाँ पे इम्प्लांट होता है, दैट इज यूट्राइन एपिथेलियम में इम्प्लांट होता है। सो इम्प्लांट होने के बाद ये कहाँ जाता है, इम्प्लांट होने के बाद ये जाता है यूट्राइन कैविटी के अंदर, फिर वहां से इसको मिलता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मिलने के बाद ये होता है ग्रो। तो ग्रो होने के बाद नंबर ऑफ यहाँ पे सेल्स ग्रो होती है, और ये आता है एक अरेंजिंग लाइन में। तो अरेंजिंग लाइन में आप देखोगे तो आउटर मोस्ट लेयर रहेंगी ट्रोपोब्लास्ट, इनर मोस्ट लेयर रहेंगी हाइपोब्लास्ट, और ये जो पिंक वाली दिखेंगी आपको एपीब्लास्ट। ओके, इन सेल्स में अरेंज होता है। इसको बोलते हैं सेल मास डिफरेंशिएशन, मतलब जो भी सेल यहाँ पे जो फॉर्म हुई थी वो सारी सेल अलग अलग हो जाती है, इसको बोलते हैं सेल मास डिफरेंशिएशन। देन फॉर्म होने के बाद ये सारी सेल एक डिस्क फॉर्म करती है, एक डिस्क फॉर्म करती है। इस डिस्क को बोलते हैं बायलैमिनार डिस्क। बायलैमिनार डिस्क में क्या होता है कि ये जो अपन ने देखे ट्रोपोब्लास्ट, ये आउटर ले चला जाता है, ये होता है ट्रोपोब्लास्ट। जो पिंक वाला देखे थे ये होता है एपीब्लास्ट, ठीक है। और ये जो होता है अपना ऑरेंज वाला, इसको बोलते हैं हाइपोब्लास्ट। और ये कैसे अरेंज होते हैं, दैट इज बायलैमिनार डिस्क फॉर्मेशन। मतलब ये क्या हो जाता है, दो लेयर बनती है यहाँ पे और एक डिस्क बनती है। ओके देन ये कब हुआ, ट्वेल्थ डे। देन ट्वेल्थ डे के बाद ये क्या होता है, ट्वेल्थ डे में ये जो फॉर्मेशन आया था इसमें क्या होगा अभी, दैट इज ये नीचे इसमें फॉर्म होगा, ये दोनों के बीच में फॉर्म होता है प्रिमिटिव स्ट्रिक। प्रिमिटिव स्ट्रिक मतलब दैट इज अपना जो न्यूरोएक्टोडर्म है। तो इसी से अपने जो होते हैं तीन जर्माइनल लेयर फॉर्म होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। तो जो ऊपर वाली लेयर है वो फॉर्म करती है एक्टोडर्म, जो एपीब्लास्ट होता है। तो एपीब्लास्ट से क्या बनती है, एक्टोडर्म। नीचे वाली हाइपोब्लास्ट है उससे क्या बनेंगी, एंडोडर्म। और जो इन दोनों की बायलैमिनार की जो बीच की है उससे बनेगा मीजोडर्म। मीजोडर्म, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में और एक प्रिमिटिव स्ट्रिक तैयार होती है, यहाँ से बनता है न्यूरोडर्म।
ओके, तो अपने को तीन चीजें मिलती है, जैसे एपीब्लास्ट से बना एक्टोडर्म, हाइपोब्लास्ट से बना एंडोडर्म, और इन दोनों के बीच से मिलता है अपने को मेसोडर्म एंड प्रिमिटिव स्ट्रिक। देन प्रिमिटिव स्ट्रिक ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, और ग्रेजुअली इंक्रीज होने के बाद अपने को ग्रेजुअली इंक्रीज होने के बाद जैसे अम्बिलिकल कॉर्ड मिलती है, और ये बाकी जितनी भी ये पूरा ये जो प्रोसेस ये मेसोडर्म फॉर्मेशन होने के बाद जितनी भी स्पेस है उसमें क्या हो जाता है, एमनियन, इसी को बोलते हैं एमनियोटिक सैक एनलार्जमेंट। सो तो अपने को तीन बेसिक जर्माइनल लेयर मिली, दैट इज एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। तो अपने को कौन सी जर्माइनल लेयर मिली, दैट इज एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। यही अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार थोड़ा सा ये रिवाइज कर देता हूँ। सो अपने को पहले मिलता है आउटर लेयर ट्रोपोब्लास्ट, ठीक है, अपने को ट्रोपोब्लास्ट मिला, ट्रोपोब्लास्ट से अपने को फिर देन एपीब्लास्ट, एपीब्लास्ट ऊपर रहता है, देन इसी को अटैच था हाइपोब्लास्ट, ठीक है। तो अपने को क्या मिला, ये जो एपीब्लास्ट था, एपीब्लास्ट था उससे मिला एक्टोडर्म, हाइपोब्लास्ट था उससे मिला एंडोडर्म, और इन दोनों के बीच से जो कनेक्शन था उससे मिलता है अपने को मेसोडर्म, ठीक है। और इनके बीच में तैयार होता है, इन्हीं के भी मेसोडर्म के भी बीच में तैयार होता है न्यूरोडर्म, ठीक है। तो अपने पास कितनी जर्माइनल लेयर है, जर्माइनल लेयर मतलब क्या होती है, ऐसी लेयर जिससे ऑर्गन डेवलप होने वाले हैं, ठीक है। यही जर्माइनल लेयर आगे चल के अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, और फोर्थ मैंने बताया दैट इज न्यूरोडर्म, ठीक है। अभी आप ये मेसोडर्म को देखोगे अच्छे से, मेसोडर्म को देखोगे तो एक जो मेसोडर्म है, तो मेसोडर्म को तो अपना अंदर का पार्ट कैसा बना, तो अपने अंदर का पार्ट दैट इज एक्टोडर्म, और तो आपने देखे होंगे अपने अंदर का पार्ट में एक्टोडर्म था, और नीचे वाले पार्ट में था एंडोडर्म, ठीक है। तो ये अपनी क्या है, एक्टोडर्म, ये क्या है, एंडोडर्म, और इसके बीच से अपने को क्या मिला, दैट इज मेसोडर्म। तो अपने को बीच से क्या मिला, मेसोडर्म। तो मेसोडर्म देखोगे तो ये जो मेसोडर्म है वो एक्टोडर्म से भी अटैच है और एंडोडर्म से अटैच है, ठीक है। अपने को फोर्थ मिली थी न्यूरोडर्म, न्यूरोडर्म, ठीक है। तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। सो मेसोडर्म देखोगे आप वो एक्टोडर्म से भी अटैच है, और मेसोडर्म जो है वो एंडोडर्म से भी अटैच है। तो अपने को पहली लेयर क्या मिली, एक्टोडर्म, ठीक है। देन सेकंड मिली मेसोडर्म, अपने को सेकंड लेयर मिली दैट इज एंडोडर्म, देन मेसोडर्म, देन न्यूरोएक्टोडर्म। तो ये जो मेसोडर्म है जो एक्टोडर्म से अटैच है इसी को बोलते हैं मेसेनकाइम, ठीक है। और जो एंडोडर्म से अटैच है इसको बोलते हैं मेसोथीलियम। फिर से मैं ये चीज रिपीट करता हूँ, जो एक्टोडर्म से अटैच है वो मेसेनकाइम होती है, और जो मेसोडर्म एक्टोडर्म से अटैच है उसको बोलते हैं मेसोथीलियम, ओके। तो आप देखोगे तो अपनी बॉडी में दैट इज स्टार्ट विद द एक्टोडर्म, पहले अपने को क्या मिली, एक्टोडर्म, देन मिला एंडोडर्म,
ठीक है, सेकंड। देन मीजोडर्म, मीजोडर्म के दो पार्ट, पहला पार्ट है दैट इज मीजन काइम, और मीजोडर्म का दूसरा पार्ट दैट इज, ये हो गई अपनी थर्ड, ये होगी फोर्थ, दैट इज मीजोथीलियम। देन अपने को फिफ्थ में मिला दैट इज न्यूरोडर्म। ओके, अब ये न्यूरोडर्म, और देन सिक्स्थ इज न्यूरोएक्टोडर्म। ओके, तो न्यूरो एक्टोडर्म मतलब क्या, जो एक्टोडर्म से अटैच है। अब ये एक्टोडर्म से कैसी अटैच रहेगी, ये यहाँ पे मैंने बताया आपको, जैसे मैंने आपको बीच में बताया कि यहाँ पे बीच से क्या तैयार हो रहा है, दैट इज बीच से तैयार हो रहा है प्रिमिटिव स्ट्रिक, तो यहाँ पे होता है न्यूरोडर्म, और ये न्यूरोडर्म डायरेक्टली अटैच रहता है दैट इज एक्टोडर्म से। सो द साइकिल अपने को मिली है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, मीजोडर्म के दो पार्ट दैट इज मीजनकाइम, देन मीजोथीलियम, देन न्यूरोडर्म एंड न्यूरोएक्टोडर्म। ओके, तो अपने को क्या क्या मिला, तो जर्माइनल लेयर, सबसे पहली जर्माइनल लेयर क्या फॉर्म हुई, दैट इज एक्टोडर्म, इसको बोलते हैं फर्स्ट लेयर। सेकेंड लेयर इज एंडोडर्म, थर्ड इज मीजन का, थर्ड मिली अपने को मीजोडर्म, मीजोडर्म में मिला मीजनकाइम, और दूसरा मिला था मीजोथीलियम। फोर्थ मिली अपने को दैट इज, तो ये हो गया थर्ड, ये फोर्थ। फिफ्थ मिली अपने को न्यूरोडर्म। ओके, और न्यूरोडर्म के भी एक कनेक्टेड है विथ एक्टोडर्म। तो एक्टोडर्म से क्या फॉर्म होता है, एक्टोडर्म से अपनी स्किन फॉर्म होती है। एंडोडर्म से क्या फॉर्म होता है, सारे ट्यूब्स वाले ऑर्गन। सारे ट्यूब्स वाले ऑर्गन मतलब जैसे आप ट्यूब्स में क्या देखो, रेस्पिरेटरी ट्यूब, जेआईटी ट्यूब, यूरिनरी ट्यूब, तो जो भी ट्यूब्स है वो सारे एंडोडर्म से फॉर्म होते हैं। मीजनकाइम से क्या फॉर्म होता है, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में क्या आता है, अपने जॉइंट्स, मसल, बोन, लिगामेंट, ये सारे आते हैं। और मेसोथेलियम में क्या आते हैं, ऑर्गन, सारे ऑर्गन्स। ऑर्गन्स मतलब दैट इज हार्ट, किडनी, पैनक्रियास, ओके, जितने भी ऑर्गन्स है सब इसमें आएंगे। न्यूरोडर्म से क्या फॉर्म होगा, न्यूरोडर्म से फॉर्म होता है अपने ग्लैंड्स। पहला इसको बोलते हैं एपीयूडी सिस्टम। एपीयूडी में मतलब अमाइन प्रीकर्सर अपटेक डिकार्बोक्सिलेज, दैट इज ये सिस्टम का नाम होता है, मतलब ग्लैंड। तो जितने भी ग्लैंड है जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ओके, टेस्टीज, ओवरीज, तो सारे ग्लैंड्स इधर आएंगे। देन सिक्स्थ आती है अपनी जो न्यूरोडर्म की सिक्स लेयर है न्यूरोडर्म की, इसी को बोलते हैं अपन न्यूरोएक्टोडर्म। इसमें आते हैं सारे नर्व्स, दैट इज ब्रेन। ब्रेन में क्या आता है, एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, ये सारे फिर इसमें आते हैं। ओके, तो जैसे अपन ने देखे, क्या देखे अभी अभी अपन ने, एक्टोडर्म। एक्टोडर्म में क्या फॉर्म हुई, पहले इसमें स्किन। देन अपन ने देखे सेकेंड वाली लेयर दैट इज एंडोडर्म। एंडोडर्म में मैंने क्या बताया, क्या फॉर्म होता है, ट्यूब्स। ट्यूब्स किसके, रेस्पिरेटरी ट्रैक के ट्यूब्स, जीआईटी ट्रैक के ट्यूब, और यूरिनरी ट्रैक के ट्यूब्स ट्यूब्स। थर्ड फॉर्म होता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में बोन, कार्टिलेज, मसल, ठीक है। देन फोर्थ फॉर्म होता है मीजोडर्म, मीजोथीलियम, तो इसको बोलते हैं मीजनकाइम, मीजनकाइम, इसको बोलते हैं मीजोथीलियम। तो मीजोथीलियम से क्या फॉर्म होता है, किडनी, लंग, हार्ट, ओके। देन फिफ्थ फिफ्थ इज एपीयूडी सिस्टम। एपीयूडी सिस्टम में क्या फॉर्म होता है, मैंने बताया ग्लैंड्स।
तो जितने भी ग्लैंड्स है, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, टेस्टिस, ओवरीज, सुप्रारीनल ग्लैंड, ओवरीज, पैनक्रियास, सारी चीजें इसमें आती है। दैट इज 6। फिफ्थ में, सिक्स में क्या आती है? दैट इज ब्रेन। ब्रेन में न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स कौन थे? ऑटोनोमिक वाले, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, जितने भी सब ब्रेन्स के सारे पार्ट इसमें आते हैं। इसको बोलते हैं सिक्स्थ लेयर। और सेवेंथ लेयर आता है दैट इज माइंड और जीन्स। आपके जो जीन्स है वो कौन से लेयर में आएंगे? 7। तो ऐसे अपनी बॉडी इस 7th लेयर से बनी हुई होती है और ये सारी लेयर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। ओके। तो जैसे आप फर्स्ट लेयर देखोगे तो फर्स्ट लेयर में क्या मिल रहा है आपको? सबसे इंपॉर्टेंट नीचे क्या मिल रहा है? दैट इज स्किन। स्किन में क्या मिल रहा है आपको? स्किन। स्किन में क्या मिल रहा है? एपिडर्मिस। तो स्किन में मिल रहा है आपको एपिडर्मिस, दैट इज लोअर पार्ट ऑफ एनल कैनाल, टर्मिनल मेल यूरेथ्रा। ओके। लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक, लैबिया माइनोरा, लाइबिया मेजोरा। तो ये सारे कौन से लेयर के डिसीज है? फर्स्ट लेयर के डिसीज। चीक्स, गम, माउथ, पार्ट ऑफ पैलेट, एनिमल टीथ, ये फर्स्ट लेयर के डिसीज है। पैरानेजल साइनस, नेजल कैविटी, एक्सटर्नल ईयर, आईलिड्स में कंजंक्टिवा। ठीक है, ये सारे जो आईज के पार्ट्स, ईयर के पार्ट्स, आईज के पार्ट्स, ईयर के पार्ट, नोज के पार्ट, लिप्स, स्किन, एपिडर्मिस, ये सारे किस में आ रहे हैं? फर्स्ट लेयर में। ठीक है। सेकंड लेयर में कौन थे? मैंने बताया ट्यूब्स आते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के ट्यूब्स में क्या आएगा? दैट इज लैरिंग्स, ट्रकिया, फेरिंग्स, पैलेट्स। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ ट्रैक, दैट इज ब्रोंका, लंग, पैरेन्काइमा, एल्वियोलाई। तो इनके जो भी डिसऑर्डर्स आएंगे वो किस में आएंगे? फर्स्ट लेयर में। जीआईटी, जीआईटी का ट्रैक्स, लीवर में लीवर, पैरेन्काइमा, गॉल ब्लैडर और बाइल डक्ट। तो यहाँ के सारे डक्ट्स और ट्रैक्ट। जीआईटी में यूरिनरी ब्लैडर, फीमेल यूरेथ्रा, प्रोस्टेट, ग्लैंडुलर हाइमेन, ये सारी चीजें किस में आएंगे? सेकेंड लेयर में आएंगी। तो आपको डिसीजेस भी वैसे ही मिलेगी। थर्ड लेयर में क्या मिलेगा आपको? थर्ड लेयर मतलब मैंने बताया था दैट इज मीजो मीजेनकाइम। मीजेनकाइम में क्या क्या आएगा? दैट इज ये किस में आएगा? मीजेनकाइम। तो सबसे वह नीचे आएगा डर्मिस। तो डर्मिस इज अगर आपने देखा होगा स्किन का, तो स्किन में डर्मिस नहीं थे। तो डर्मिस इज थर्ड लेयर। थर्ड लेयर क्यों? क्योंकि डर्मिस क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। मसल, तो सभी मसल एक्सेप्ट आइरिस एंड एरेक्टर पीली, बाकी सभी स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल सारी थर्ड लेयर में। बोन सारी बोन्स एक्सेप्ट स्कल, स्कल आता है फोर्थ लेयर में। ओके। जॉइंट्स, कार्टिलेज, टेंडन्स, एपोन्यूरोसिस। और यहाँ पे आएगा दैट इज थर्ड लेयर में ब्लड। तो ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, हीमोग्लोबिन, लिम्फोसाइट, प्लेटलेट, प्लाज्मा, ये कौन से लेयर में आते हैं? थर्ड लेयर। किससे बने हैं? मेसेनकाइम से। मेसेनकाइम से बने हैं। वही फोर्थ लेयर में क्या आएंगे? दैट इज ऑर्गन्स, जैसे यूट्रस है, लिम्फ है, लंग्स है, किडनी है, हार्ट है, सीवीएस के सिस्टम है, दैट इज ब्लड वेसल वगैरह। तो जितने भी ऑर्गन्स है वो किस में आएंगे? दैट इज फोर्थ लेयर। फोर्थ लेयर को अपन ने क्या नाम दिया है? मीजोथेलियम। ये किससे बने हुए हैं? मीजोथेलियम से बने हुए हैं। ठीक है। अदर ऑर्गन में आप देखोगे तो स्प्लीन है, ड्यूरा मैटर, पाई मैटर, पेरिटोनियम, ये सारे किस में आएंगे? दैट इज फोर्थ लेयर। फिफ्थ लेयर में मैंने बताया था एपीयूडी सिस्टम आएगी। एपीयूडी सिस्टम में सारे ग्लैंड्स आएंगे। ओके। जैसे पैनक्रियास ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एडिनल ग्लैंड, टेस्टिस, ओवरीज, पीनल ग्लैंड, तो सारे ग्लैंड्स आएंगे फिफ्थ लेयर में। और सिक्स्थ लेयर में क्या आएगा? दैट इज सीएनएस, मतलब नर्वस न्यूरल प्लेट। न्यूरल प्लेट में न्यूरॉन्स, दैट इज शॉन सेल्स, सारे न्यूरॉन के जितने भी फंक्शन आएंगे दैट इज
पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये सारी चीजें, सारा कुछ 6 लेयर में आएगा। देन 7th में आएगा आपका जेनेटिक कोड ऑफ माइंड ऑफ सेल, दैट इज बेसिक कोड ऑफ आएगा, तो 7th में आएगा। तो वैसे ही अपनी 7th लेयर है, तो अपनी बॉडी जिससे बनी हुई है, दैट इज सबसे पहले बनी है एक्टोडर्म, देन एंडोडर्म, देन mesenchyme, then mesothelium, then neuroderm, न्यूरोडर्म में 2 पार्ट, दैट इज एपीयूडी और दैट इज न्यूरॉन बेस, ओके। और 6th है अपनी, दैट इज जीन्स, दैट इज माइंड। तो ऐसी 7th लेयर से अपनी बॉडी तैयार हुई है। तो अगर आप देखोगे, तो अगर आपको एक्टोडर्म मतलब स्किन का डिसीज, अगर आप स्किन के डिसीज को आपने मेडिसिन दी है और वो न न्यूरॉन का डिसीज कोई आया, एग्जाम्पल के लिए कन्वल्जन आया, तो इट इज एक्जिमा तो चला गया लेकिन कन्वल्जन आया, दैट इज अ वेरी बैड साइन, ठीक है। अगर आप स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो वो बोलेंगे इससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, बट इट इज अ डायरेक्ट कनेक्शन होता है। इसीलिए अगर आप ये इसमें भी देखोगे तो एक्टोडर्म एंडोडर्म अटैच है मीजनकाइम से, मीजनकाइम है मीजोथीलियम से, मीजोथीलियम अटैच है एपीयूडी सिस्टम से, एपीयूडी सिस्टम अटैच है न्यूरॉन से, और देन इट इज ऑल आर कनेक्टेड, ये साइकिल सब कनेक्टेड है, दैट इज जीन से, दैट इज 7th सबसे इंपॉर्टेंट। तो अगर आप कोई भी डिसीज इंपॉर्टेंट जाएंगी, तो स्किन की डिसीज अगर कन्वल्जन आएगा तो दैट इज बैड साइन। जॉइंट पेन है आपको, जॉइंट पेन, दैट इज 3rd लेयर, जॉइंट पेन को अपने मेडिसिन दिए, उसके बाद हार्ट कंप्लेंट स्टार्ट हुई, दैट इज अ बैड साइन। एंडोडर्म मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक डिसऑर्डर है, आपने मेडिसिन दिए, उसके बाद उसको जॉइंट पेन स्टार्ट हुआ, दैट इज बैड साइन। तो रिवर्सल में हमेशा आपको लेसर इसमें जाना चाहिए, ओके। तो ये सारी चीजें लेसर इसमें जाएगी। और दूसरी चीज, इन एक की हर लेयर की क्या रहेगी, एक पैटर्न रहेगा, उसको हेरिंग्स लॉ का, हर लेयर का पैटर्न रहेगा और वो उसी लेयर से फॉलो होगी, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया था, तो सबसे पहले जो भी डिसीज होगी वो क्या होगी, डिसीज कैसे ट्रेवल करेंगी, दैट इज, ये होता है अपना क्योर का ग्राफ। क्योर का ग्राफ मतलब कैसा रहता है, दैट इज टॉक्सिन्स हमेशा हाइयर मतलब ब्रेन से अपने को कैसा जा रहा है, स्किन में, दैट इज 7th स्टेप से 1st स्टेप पे जा रहा है। या फिर हार्ट डिसीज है, हार्ट डिसीज भी अपने देखिए 4th से किस में जाना चाहिए, दैट इज 1st पे जाना चाहिए। तो ये सारी चीज वे इसको बोलते हैं वेल बैलेंस्ड होम्योस्टेसिस, ठीक है। तो ये ऐसा बैलेंस रहता है, जो टॉक्सिन से हमेशा हायर टू लोअर फ्लो होते रहते हैं, हायर टू लो फ्लो होते रहते हैं। लेकिन वही डिसीज इसके अगेंस्ट जाती है, अगेंस्ट मतलब दैट इज लो टू हाई जाती है डिसीज। तो जब भी लो टू हाई डिसीज जा रही है, मतलब दैट इज स्किन एपिडर्मिस से कोई इंपॉर्टेंट ऑर्गन में जा रही है, या स्किन एपिडर्मिस का डिसऑर्डर आपको डर्मिस, मसल, बोन, ब्लड, लिम्फ, लंग, किडनी में कोई भी न्यू डिसीज तैयार हो रहा है, इसी को क्या बोलेंगे, डिसीज प्रोग्रेशन हो रहा है। डिसीज प्रोग्रेशन हो रहा है तो आपको मेडिसिन देनी है, तो वो क्योर नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज सप्रेशन। सो अपन ने देखिए अभी हेरिंग्स लॉ अपने को देखना है, दैट इज हेरिंग्स लॉ
का पहला सबसे इम्पोर्टेंट कोरोलरी है मोस्ट इम्पोर्टेंट टू लेस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन। तो जो ऑर्गन जैसे डेवलप होती है वो कोरोलरी उसी में फॉर्म होती है। तो मोर इम्पोर्टेंट टू लेस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन क्या है? दैट इज सबसे इम्पोर्टेंट अपने लिए न्यूरल प्लेट है ना, प्रिमिटिव कोड, प्रिमिटिव स्ट्रीक। इससे क्या फॉर्म होते हैं? इससे अपना फॉर्म होता है दैट इज ब्रेन फॉर्म होता है, ब्रेन के सारे ऑर्गन्स। सो कभी भी इम्पोर्टेंट क्या रहेगा? मोर इम्पोर्टेंट टू लेस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा सारे इसमें। अगर जैसे इम्पोर्टेंट के लिए किसी को स्किन आया, पहले अगर आप देखे होंगे छोटे बेबी, बेबी में क्या होता है? सबसे पहले होती है नैपी रैश। नैपी रैश को मेडिसिन दिए तो नैपी रैश ऑन द किस पे है? स्किन में है। स्किन कौनते लेयर का डिसीज है? दैट इज एक्टोडर्म का है। एक्टोडर्म मतलब पहले लेयर की डिसीज है। ओके, आपने मेडिसिन दिए, मेडिसिन देने के बाद छोटे बच्चे को हमेशा क्या आता है? दैट इज इंडोलेंट, डल स्लीप, बोविल नॉट क्लियर। देन उसके बाद आता है उसको राइनाइटिस, स्नीजिंग, कोराइजा। तो राइनाइटिस, स्नीजिंग, कोराइजा क्या है? ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का डिसऑर्डर है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक किससे बनता है? दैट इज एंडोडर्म से। एंडोडर्म मतलब सेकेंड लेयर। तो अपना डिसीज कैसा हो गया? डीप जा रहा है। डीप जा रहा है मतलब और इनर्ट हो रहा है। देन अपने को क्या मिलेगा? दैट इज कोराइजा के साथ ब्रोंकियल अस्थमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ऐसा मिलेगा। सो अपन ने क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और इसके लिए मेडिसिन दिया, ट्रीटमेंट, अस्थमा के लिए ट्रीटमेंट लिया, तो अपने को क्या मिलेगा? दैट इज डिस्निया मिलेगा ऑन एक्सर्शन, नो डिजायर टू वर्क, हेडेक, जॉइंट पेन स्टार्ट हो गए। तो जॉइंट पेन स्टार्ट होना मतलब क्या है? डिसीज क्या हो गया है? और डीपर गया है। दैट इज कौन से लेयर में गया है? मीजनकाइम में गया है। मीजनकाइम इज थर्ड लेयर। तो अपना डिसीज फर्स्ट लेयर से अभी कहाँ पहुंचा है? थर्ड लेयर में। अगर आपने इसको भी रॉन्ग मेडिसिन दिया तो दैट इज वो जाएगा हाइपरटेंशन में। हाइपरटेंशन मतलब फोर्थ लेयर, दैट इज मीजोथेलियम। मतलब किसका डिसऑर्डर है? दैट इज ब्लड वेसल का डिसऑर्डर है। तो डिसीज कैसे प्रोग्रेस हो रही है? वन स्टेप से दूसरे स्टेप में जा रही है, क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट चेंज द स्टेट वन फ्रॉम टू अनदर, इसीलिए वो चेंज हो रहा है। तो अपन ने को यहाँ पे कौन सा मिला? फोर्थ लेयर का डिसऑर्डर मिला। वही देन अपने को क्या मिलेगा? डायबिटीज और थायराइड डिसऑर्डर। ये किस में आएगा? एपीयूटी, दैट इज फिफ्थ। तो डिसीज का प्रोग्रेशन होते ही जा रहा है। आपने मेडिसिन दिए तो अपने को चेक करना पड़ेगा कि कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। तो देन आएगा डायबिटिक न्यूरोपैथी, दैट इज न्यूरो एक्टोडर्म। अगेन अपने को किस लेयर में चला गया? सिक्स लेयर में चला गया। देन आता है जो गैंग्रीन आएगा, एक तो कैंसर आएगा, दैट इज सेल माइंड अफेक्ट हुआ, दैट इज अपनी डिसीज कैसी है? सेवेंथ लेयर पे आई है। सो सिंपल नेपिरैश से डायरेक्ट कैंसर, और तो दैट इज सेवेंथ लेयर में पहुंच रहा है। सो इट इज अ डिसीज प्रोग्रेशन। सो इट इज इम्पोर्टेंट दैट आप कोई भी मेडिसिन दो, मेडिसिन देने के बाद आपका मोर इम्पोर्टेंट टू लेस इम्पोर्टेंट ऑर्गन क्योर होना चाहिए। तो क्योर कैसे होगा? दैट इज ब्रेन ट्यूमर आया आपको, ब्रेन ट्यूमर है और आपके इरप्शन आए, तो इरप्शन इज स्किन, स्किन मतलब एक्टोडर्म, एक्टोडर्म मतलब फर्स्ट लेयर। फर्स्ट लेयर आई तो आपको क्या है? आपकी मेडिसिन राइट डायरेक्शन में। वही कार्डियक डिस्निया है और आपको ब्रोंकाइटिस आया है। कार्डियक डिस्निया इज फोर्थ लेयर और उसके बाद आया सेकेंड लेयर ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। ओके, दैट इज एंडोडर्म। तो ये मीजोथीलियम से किस में आया? एंडोडर्म में, सेकेंड में। पिट्यूटरी ट्यूमर, पिट्यूटरी ट्यूमर इज फिफ्थ, ठीक है। और थायराइड, तो अभी इसमें क्या हो गया? पिट्यूटरी ट्यूमर इज ग्लैंड। अभी कौन सी ग्लैंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए? ये भी हाइपोथायराइड भी किस में आएगा? ग्लैंड में, फिफ्थ। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आएंगी पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पिट्यूटरी। पिट्यूटरी से अगर हाइपोथायराइड आ रहा होगा इट इज गुड, ठीक है। बोन फ्रैक्चर से माइल्जिया, बोन फ्रैक्चर, बोन कौन से लेयर में आता है? थर्ड। मसल कौन से लेयर में आती है? थर्ड। लेकिन बोन से इंपॉर्टेंट है दैट इज
मसल। तो इसमें कैसे रहता है, इसका जो डेवलपमेंट रहेगा दैट इज स्क्लेरोटोम, मायोटोम और डर्मेटोम। ठीक है, तो ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, थर्ड लेयर की, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। स्क्लेरोटोम, मायोटोम, डर्मेटोम। स्क्लेरोटोम से क्या बनेगा, अपर पार्ट ऑफ स्किन दैट इज लाइक डर्मिस। देन मायोटोम, मायोटोम से क्या बनता है, दैट इज मसल। और डर्मेटोम से बनते हैं, नहीं नहीं सॉरी मैंने रॉन्ग बताया, डर्मेटोम इज डर्मिस, मायोटोम इज मसल, स्क्लेरोटोम इज बोन। तो ये बोन वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोन से मसल आया तो दैट इज गुड साइन। तो जो पहली कोरोलरीज है अपनी, मोर इंपॉर्टेंट टू लेस इंपॉर्टेंट, वो सारे मोस्ट, तो ये जो कोरोलरी है अपनी पहली, ये सारे लेयर्स में लगेंगी। सारे लेयर्स मतलब कोई भी डिसीज हो, फर्स्ट लेयर का डिसीज हो, सेकेंड लेयर का डिसीज हो, थर्ड लेयर का हो, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ये सारे लेयर्स का डिसीज हो तो ये कोरोलरी अप्लाई होंगी होंगी। ओके, देन नेक्स्ट वाली है अबव डाउनवर्ड्स। तो जो कौन से ऑर्गन अबव डाउनवर्ड्स बनते हैं, अबव डाउनवर्ड बनते हैं, जिसे एक्टोडर्म वाले। एक्टोडर्म में क्या बनता है अपना, एक्टोडर्म से बनता है स्किन। तो स्किन के डिसऑर्डर्स जो तैयार होते हैं, ठीक है, तो ये अप्लाई होती है अपने एक्टोडर्मल ऑर्गन्स में। जिसमें क्या होता है, दूसरा किसमें तैयार होता है, मीजोडर्म। मीजोडर्म कौन सा मीजोडर्म, दैट इज मीजनकाइम में। ठीक है, और तीसरा होता है दैट इज न्यूरोडर्म में, दैट इज न्यूरल क्रेस्ट के इसमें तैयार होता है, न्यूरोडर्म में। तो ये तीन लेयर्स, ये तीन लेयर की जो स्ट्रक्चर्स है वो कैसे तैयार होते हैं, अबव डाउनवर्ड्स। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बताता हूँ, एक्टोडर्म, एक्टोडर्म में क्या आती है, स्किन। तो स्किन कैसे स्किन है तो कैसे होगी, मोर अबव डाउनवर्ड्स होगा। पहले हेड, फेस, न्यूरल क्रेस्ट में क्या आते हैं, नर्व्स। नर्व्स कैसे होंगे, पहले ब्रेन तैयार होगा, देन पेरिफेरी में जाएगा। ठीक है ना, दैट इज अबव डाउनवर्ड। तो जो भी बॉडी के ऑर्गन्स तैयार होंगे वो कैसे तैयार हो रहे हैं, दैट इज अबव डाउनवर्ड। तो डेवलपमेंट ऑफ नर्व्स कैसा तैयार हो रहा है, अबव डाउनवर्ड्स। मतलब पहले ब्रेन से तैयार होगा, ब्रेन के तैयार होंगे, देन वो लोअर बॉडी में भेजेंगे। वैसे ही कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, और अपने स्किन। तो अबव डाउनवर्ड जो क्योर मिलेगा, सेकंड का जो क्योर मिलेगा वो किस में मिलेगा, दैट इज वो क्योर मिलेगा न्यूरो एक्टोडर्म एंड एक्टोडर्म में, दैट इज। एंड थर्ड, थर्ड इज, तो अपने को अबव डाउनवर्ड किस किस में मिलेगा, दैट इज तीन चीज, तीन लेयर में मिलेगा। पहला किस में मिलेगा, एक्टोडर्म में मिलेगा, एक्टोडर्म में मिलेगा। दूसरा किस में मिलेगा, मीजनकाइम में मिलेगा। और तीसरा किस में मिलेगा, दैट इज न्यूरोडर्म में मिलेगा। न्यूरोडर्म मतलब ब्रेन डिसऑर्डर्स, नर्व डिसऑर्डर। मीजनकाइम मतलब कनेक्टिव टिश्यू, एक्टोडर्म मतलब स्किन। तो जैसे एग्जांपल के लिए सर्वाइकल पेन है, मेडिसिन दिए, लंबार पेन आया, लंबार पेन के बाद एंकल नी पेन, एंकल पेन, दैट इज राइट डायरेक्शन। ठीक है ना, तो अपने को अबव डाउनवर्ड कहाँ का मिल रहा है, जो ऑर्गन वैसा डेवलप हो रहा है। तो कौन से ऑर्गन ऐसे डेवलप हो रहे हैं अबव डाउनवर्ड वाले, दैट इज एक्टोडर्म। एक्टोडर्म, एक्टोडर्म में कौन आ रहा है, दैट इज स्किन वाले पार्ट। देन आएगा मीजनकाइम। मीजनकाइम मैंने तो कौन सी लेयर हो गई, ये पहली लेयर, ये तीसरी लेयर, और एक अपनी सिक्स्थ लेयर मीजनकाइम। मीजनकाइम में आता है कनेक्टिव टिश्यू। देन न्यूरोडर्म, न्यूरोडर्म में आएगा सिक्स्थ वाला
लेयर। तो पहली लेयर, तीसरी लेयर और छठवीं लेयर ये कैसी तैयार होती है? अबव डाउनवर्ड। तो इनका जो क्योर है वो कैसा मिलना चाहिए? अबव डाउनवर्ड मिलना चाहिए। देन सेंटर टू पेरिफेरी, तीसरी अपनी कोरोलरी है सेंटर टू पेरिफेरी। तो सेंटर टू पेरिफेरी कौन से ऑर्गन डेवलप होते हैं? तो सेंटर टू पेरिफेरी ऑर्गन डेवलप होते हैं, अगर आप इसमें देखोगे तो मीजोडर्म डेवलप होता है। मीजोडर्म में भी कौन सा है? मीजोथेलियम ऐसा डेवलप होता है। मीजोथेलियम और क्या डेवलप होता है? एंडोडर्म। कैसे डेवलप होते हैं? सेंटर टू पेरिफेरी। तो आप देखोगे एक तो ये डेवलप सेंटर टू पेरिफेरी होती है, और आप देखोगे जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये अपना ऊपर की जो लेयर है वो क्या है? एक्टोडर्म है, और नीचे की जो लेयर मैंने बताया था वो एंडोडर्म है। ठीक है, इसके बीच में क्या फॉर्म हुई? अपनी मीजोडर्म। ठीक है, ये बीच वाली मीजोडर्म। तो ये बीच वाली जो मीजोडर्म है जो एक्टो से अटैच है उसको बोले अपन ने मीजोथेलियम। जो जो एंडो से अटैच है उसको बोले मीजोथेलियम, और जो एक्टो से अटैच है उसको बोले मीजेनकाइम। ओके, तो जो मीजोथेलियम है वो किससे अटैच है? डायरेक्टली मीजोथेलियम से। और एक्टोडर्म किससे अटैच है? डायरेक्टली मीजेनकाइम से। तो एक्टोडर्म मतलब पहली लेयर, मीजेनकाइम मतलब तीसरी लेयर, एंडोडर्म मतलब सेकेंड लेयर, मेसोथेलियम मतलब फोर्थ लेयर। तो जो सेकेंड लेयर है वो किससे अटैच है? फोर्थ लेयर से। और फर्स्ट लेयर अटैच है थर्ड लेयर से। सो सेंटर टू पेरिफेरी अपने को किसको मिलेगा? ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, ये अपनी ऊपर की क्या है? एक्टोडर्म है, और ये नीचे की क्या है? एंडोडर्म है। ठीक है, ये एंडोडर्म है, और ये बीच की मीजोडर्म। तो ये जो मीजोडर्म है वो दो पार्ट में, एक तो एक्टोडर्म से अटैच है और एक एंडोडर्म से अटैच है। तो जो एक्टोडर्म से अटैच है इसी को बोलते हैं सोमैटोप्लूरिक मीजोडर्म, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज मीजनकाइम। तो ये मैं यही मीजनकाइम ही बोलूंगा ताकि आप लोगों को कंफ्यूज ना हो। और जो एंडोडर्म से अटैच है उसी को बोलते हैं स्प्लैंकोप्यूरिक मीजोडर्म, इसको बोलते हैं मीजोथीलियम। ठीक है, एक्टोडर्म मतलब अपनी पहली लेयर, इससे क्या फॉर्म हो रहा है? आउटर पार्ट बॉडी के, जैसे एग्जांपल्स की। एंडोडर्म अपनी सेकेंड लेयर, उससे क्या फॉर्म हो रहा है? ट्यूब्स फॉर्म हो रहे हैं सारे। ठीक है, थर्ड अपने को मिली दैट इज मीजनकाइम। मीजनकाइम से क्या फॉर्म हो रहे थे? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू मतलब बोन, कार्टिलेज, मसल। ठीक है, वही मीजोथेलियम। और मीजोथेलियम से फोर्थ लेयर, ये किससे अटैच है? इससे क्या फॉर्म होते हैं? ऑर्गन्स, है ना। तो जो एंडोडर्म है वो डायरेक्टली अटैच है फोर्थ लेयर से, और जो एक्टोडर्म है वो डायरेक्टली अटैच है थर्ड लेयर से। तो पहली लेयर डायरेक्टली अटैच है थर्ड लेयर से, और सेकेंड लेयर डायरेक्टली अटैच है फोर्थ लेयर से। इसीलिए जो सेंटर टू पेरिफेरी अपने को किसको मिलेगा? दैट इज मीजोडर्म वाले ऑर्गन्स में, दैट इज प्लैंकोप्यूरिक एंड सोमैटोप्यूरिक, दैट इज मीजोकाइम एंड मीजोथेलियम। ओके, अपन ने क्या बोले? दैट इज मीजेनकाइम एंड मीजोथेलियम। तो जो अपनी थर्ड लेयर है और फोर्थ लेयर है उसमें अपने को कैसा फॉलोअप मिलेगा? दैट इज सेंटर टू पेरिफेरी। ओके, तो मीजेनकाइम में अपने को क्या आता है? डर्मिस आता है, कार्टिलेज आता है, जॉइंट पेन है, मसल, बोन, ब्लड। जैसे एग्जांपल है अपने को जॉइंट बोन पेन हो गया, बोन पेन में बोन में पस हो गया, तो बोन पस कैसा निकलेगा? डायरेक्ट स्किन से निकलेगा। ठीक है ना, बोन अगर आपकी मेडिसिन दिए और बोन में पस है, एब्सेस है, मेडिसिन देने के बाद वो स्किन से निकलेगा। स्किन से निकलेगा मतलब दैट इज थर्ड लेयर का डिसीज फर्स्ट लेयर से ठीक हो रहा है। तो दैट इज ये डायरेक्ट करेक्ट, इसी को बोलते हैं सेंटर टू पेरिफेरी।
वैसे मीजोथेलियम है, मीजोथेलियम मतलब ऑर्गन है। तो जैसे लंग डिसीज है, लंग डिसीज है मतलब आईएलडी है, आईएलडी मतलब इंटरस्टिशियल लंग डिसीज है, उसको आपने मेडिसिन दी है। फोर्थ लेयर का डिसीज है, उसको मेडिसिन दी है। आईएलडी ठीक होके अगर आपको ब्रोंकियल क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस आ रहा है तो दैट इज अ गुड साइन। क्यों? क्योंकि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इज सेकेंड लेयर और आईएलडी इज फोर्थ लेयर। फोर्थ लेयर मतलब मीजोथेलियम, और ये किस में आ रहा है? मीजन अपना एक एंडोडर्म में। तो एंडोडर्म में आ रहा है तो दैट इज अ गुड साइन। सो द सेंटर टू पेरिफेरी अपने को किसमें मिला? दैट इज ऑल मेसोडर्मल ऑर्गन डेवलप फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी। सो सेंटर टू पेरिफेरी जो ये है कोरोलरी है, ये अपने को मेसोडर्मल ऑर्गन में मिलेंगी। दैट इज लेयर थर्ड एंड लेयर फोर्थ में अपने को कैसा फॉलोअप मिलेगा? कैसा पेशेंट ठीक होना चाहिए? सेंटर टू पेरिफेरी। ठीक है। जैसे एग्जांपल वुंड हीलिंग है, जैसे बोन फ्रैक्चर हो गया, तो बोन फ्रैक्चर होगा तो कैसे ठीक होगा? सेंटर से ठीक होगा, सेंटर से पेरिफेरी ठीक होगा, सेंटर से पेरिफेरी ठीक होगा, ना कि पेरिफेरी टू सेंटर होगा। ठीक है ना? तो सेंटर टू पेरिफेरी अपने को मिलेगा दैट इज थर्ड लेयर में एंड फोर्थ लेयर में। फोर्थ लेयर इज मीजोथीलियम, थर्ड लेयर इज मीजनकाइम। ओके। तो सेंटर टू पेरिफेरी का हीलिंग का एग्जांपल जैसे चिकन पॉक्स है या हर्पीज है या स्मॉल पॉक्स है, तो वो कैसे आते हैं? चिकन पॉक्स, हर्पीज, स्मॉल पॉक्स, ये कैसे होते हैं? इन्हीं को क्या बोला जाता है? एक्सांथेमेटस इरप्शन। तो जो चिकन पॉक्स है वो कैसे ठीक होता है? विद इन सेंटर टू पेरिफेरी। सेंटर टू पेरिफेरी मतलब ये कैसे रहते हैं? जैसे एग्जांपल जैसे हर्पीज है, हर्पीज कहाँ होता है? नर्व्स में। इसको जब ठीक करोगे तो अपने को कहाँ मिलेगा? वो स्किन में। ठीक है। तो दैट इज सेंटर टू पेरिफेरी। चिकन पॉक्स भी कैसा होगा? सेंटर टू पेरिफेरी, अंदर से सेंटर से पेरिफेरी में मिलेगा। सेकेंड इज निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, क्रेप्स, रोंकी, ड्राई कफ। सो निमोनिया ठीक हो रहा है सेंटर टू, निमोनिया इज फोर्थ लेयर डिसऑर्डर। ठीक है। और अपने को मिल रहा है ड्राई कफ, दैट इज सेकेंड लेयर। तो सेंटर से पेरिफेरी में आ रहा है डिसीज, सो दैट इज फोर्थ लेयर टू सेकेंड लेयर। ठीक है। जैसे ऑस्टियोमाइलाइटिस है, मैंने बताया ऑस्टियोमाइलाइटिस मतलब बोन में पस है, बोन में क्या है? पस है। तो जो बोन का पस है और वो स्किन में इरप्शन आ रहे हैं तो दैट इज गुड साइन है। टॉक्सिन थर्ड लेयर से किसमें भेज जा रही है? फर्स्ट लेयर में। तो कैसा है ये? सेंटर टू पेरिफेरी। देन अपनी फोर्थ कोरोलरी है विद इन आउटवर्ड। विद इन आउटवर्ड मतलब अंदर से बाहर। तो विद इन आउटवर्ड वाले ऑर्गन कौन से तैयार होते हैं? दैट इज आपने देखोगे तो इसोफेगस। तो जितने भी ट्यूब्स है, जितने भी ट्यूब्स है वो कैसे तैयार हो रहे हैं? विद इन आउटवर्ड तैयार हो रहे हैं। तो जैसे फिर रेस्पिरेटरी ट्यूब आ गया, या फिर जीआईटी ट्यूब आ गया, या यूरिनरी ट्यूब आ गया। तो ये कैसे ठीक तैयार हो रहे हैं, कैसे फॉर्म हो रहे हैं? दैट इज ये कैसे फॉर्म हो रहे हैं? विद इन आउटवर्ड। तो ये कौन सी लेयर है? एंडोडर्म। एंडोडर्मल ऑर्गन कैसे तैयार होते हैं? विद इन आउटवर्ड तैयार होते हैं। तो लंग डेवलपमेंट फेजेस तो स्पेशली इन द एंडोडर्मल ऑर्गन में कैसे तैयार होंगे? विद इन आउटवर्ड मतलब अंदर से बाहर, मतलब लंग से बाहर जाएगी, लंग टू नोज तैयार होगा। ओके। तो जो हीलिंग भी कैसी रहेंगी? विद इन आउटवर्ड, अंदर से बाहर। तो विद इन आउटवर्ड नॉर्मल डिफेंस किस में मिलेगा? दैट इज आपको जैसे वुंड हीलिंग, डायरिया, वोमिटिंग, स्नीजिंग, यूरिनेशन, डेफिकेशन। तो ये कौन से हैं? सब एंडोडर्मल डिफेंसेस है। एंडोडर्मल डिफेंस मतलब सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर मतलब
एंडोडर्म। एंडोडर्म में क्या फॉर्म होते हैं? ट्यूब्स। तो ये सारे ट्यूब्स वाले सेकेंड लेयर एंडोडर्म में कैसा कोणती कोरोलरी फॉर्म होंगी या कोणती फॉलो होगी? विद इन आउटवर्ड। विद इन आउटवर्ड मतलब जैसे आपकी कफ है, ड्राई कफ है, ड्राई कफ के बाद स्नीजिंग आ रही है, दैट इज गुड साइन। वही कोराइजा है, स्नीजिंग है, आपने मेडिसिन दी है, सप्रेस होके कफ आया, तो दैट इज बैड साइन। तो ये हो रहा है सेकेंड लेयर में। तो विद इन आउटवर्ड क्योर इज, जैसे ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकाइटिस के बाद ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकाइटिस के बाद लैरिंजाइटिस आया, ड्राई कफ आया, स्नीजिंग आया, तो इसको बोलते हैं अंदर से बाहर निकलना। जैसे पेप्टिक अल्सर है, गैस्ट्राइटिस और सोमासाइटिस है। पेप्टिक अल्सर है, देन सोमाटाइटिस आया, मतलब गैस्ट्रिक अल्सर आके माउथ पे आ रहा, दैट इज गुड। सिस्टाइटिस है, सिस्टाइटिस मतलब ब्लैडर है, ब्लैडर से यूरेथ्राइटिस पे आया, यूरेथ्रा में, तो दैट इज ऑल्सो अ गुड साइन, दैट इज कॉल्ड एज विद इन आउटवर्ड क्योर। तो विद इन आउटवर्ड अपने को किस में मिल रहा है? दैट इज एंडोडर्मल ऑर्गन्स में। एंडोडर्मल ऑर्गन्स कौन सी लेयर में आते हैं? सेकेंड लेयर। ओके, देन रिवर्स अपनी नेक्स्ट कोरोलरी है, रिवर्स ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ऑफ सिम्टम। तो रिवर्स ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स में कैसा रहेगा? जो भी लास्ट सिम्टम आया वो पहले ठीक होना चाहिए। तो ये किस में फॉलो होता है? एपीओडी सिस्टम। एपीओडी मतलब फिफ्थ। फिफ्थ मतलब किसमें क्या आते हैं? इसमें ग्लैंड्स आते हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैनक्रियास, टेस्टिस, ओवरीज, तो सारे ग्लैंड्स में कैसा आएगा? लास्ट सिम्टम अपीयरिंग शुड बी गो फर्स्ट। तो जो लास्ट सिम्टम अपने को अपीयर हुआ है वो सबसे पहले जाना चाहिए। इसी को बोलते हैं रिवर्सल ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स। मतलब कि जो आपका प्रेजेंट है, जो करंटली प्रेजेंट है, वो किस में जाना चाहिए? फिफ्थ लेयर वाले डिसीज, ग्लैंड्स की डिसीज ऐसे ठीक होनी चाहिए, इसी को बोलते हैं एपीओडी सिस्टम। तो फिफ्थ लेयर में क्या ठीक हो रहा है? दैट इज रिवर्स ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स। सो अपन ने डिसीज का प्रोग्रेशन देखे। स्किन, स्किन से कैसे जा रहा है? स्किन इज एक्टोडर्म, एक्टोडर्म से एंडोडर्म, ये पहली लेयर एंडोडर्म, थर्ड लेयर कनेक्टिव टिश्यू, फोर्थ लेयर मेसोथेलियम, फिफ्थ लेयर एंडोक्राइंस, देन सिक्स्थ लेयर न्यूरल प्लेट, देन जेनेटिको। तो डिसीज हमेशा ऐसे ही प्रोग्रेस होंगी और क्योर हमेशा ऐसा ही प्रोग्रेस हो, नीचे ही जाएगा। ओके, तो आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि मेडिसिन के बाद क्या अपीयर हो रहा है। तो इट इज कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ सप्रेशन। तो कोई भी डिसीज, जैसे एग्जांपल के लिए स्किन की डिसीज, एक्जिमा है, एक्जिमा को आपने मेडिसिन दिया और एक्जिमा मेडिसिन देने के बाद अगर उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस आया तो दैट इज अ बैड साइन। क्यों? क्योंकि डिसीज कैसी हो गई? प्रोग्रेस हुई। वही आपने ऑस्टियोआर्थराइटिस को मेडिसिन दिए और स्किन में इरप्शन आए, दैट इज गुड साइन, जस्ट वेट एंड वॉच, कुछ करने की जरूरत नहीं, आपकी मेडिसिन राइट है। ओके, सो आपकी डिसीज किस किस लेवल पे कैसे प्रोग्रेस कर रही है वो आपको ऑब्जर्व करते रहना है। देन सिक्स्थ है रिवर्सल ऑफ माइजम। ये सबसे इंपॉर्टेंट कोरोलरी है, दैट इज सिफिलिस टू साइकोसिस, साइकोसिस टू सोरा। मतलब दैट इज डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्टिव टिश्यू से कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव से प्राइमरी डिफेंस, दैट इज फिजियोलॉजी। ठीक है ना? तो डिस्ट्रक्शन से कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन से नॉर्मल फिजियोलॉजी, या फिर फिजियोलॉजी डिस्टर्ब होने के कारण क्या आएगा? इन्फ्लामेशन। तो ऐसा ये आना चाहिए, दैट इज रिवर्सल ऑफ माइजम। और ये रिवर्सल ऑफ माइजम दैट इज विजयकर सर ने ऐड की है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कोरोलरी। जैसे इसका एग्जांपल है, अगर फिशर है तो फिशर में क्या है? कट है, कट से क्या निकल रहा? ब्लीड निकल रहा। तो आफ्टर मेडिसिन सबसे पहले ब्लीड रुकना चाहिए, मतलब डिस्ट्रक्शन रुकना चाहिए। देन ब्लीड रुकने के बाद क्या होगा? जो कट है वो हील होगा, हील होगा मतलब दैट इज फाइब्रोसिस आएगा। ओके,
दैट इज सेकेंड। फिर फिजियोलॉजिकल फर्स्ट लेयर में क्या आएंगे, वहां पे इचिंग, माइल्ड इचिंग ठीक होने के लिए, दैट इज रिवर्सल ऑफ माइजम। सिक्स्थ, रिवर्सल ऑफ माइजम में जैसे एग्जांपल अपने देखिए, मैंने सोरियासिस इसका बताया फिशर का, वैसे ही सोरियासिस में तो जो ब्लीडिंग अल्सर्स है वो क्या है, डिस्ट्रक्शन है, दैट इज सिफिलिस है। वही जो स्केलिंग ऑफ स्किन है वो क्या है, साइकोसिस है। और ईचिंग सो रहा है, तो पहले ब्लीडिंग कम होनी चाहिए, देन स्केलिंग, देन ईचिंग। अगर पहले ईचिंग कम हो रही है और डिस्ट्रक्शन बढ़ रहा है तो दैट इज बैड साइन। वैसे ही पहले ब्लीडिंग वुंड कम होगा, देन वो हील होगा, हाइपरट्रोफी ऑफ स्कार होगा, देन ईचिंग आएंगी, दैट इज कॉल्ड एज रिवर्सल ऑफ माइजम। ओके, तो अपन ने क्या देखे, तो अभी तक देखे, तो अपन ने देखे क्या क्या हेरिंग्स लॉ की कोरोलरीज है। तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट कोरोलरी है, दैट इज रिवर्सल ऑफ माइजम, दैट इज डिस्ट्रक्शन से कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन से नॉर्मल फिजियोलॉजी। ओके, देन मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लेस इंपॉर्टेंट, देन सेंटर टू पेरिफेरी, अबाउट डाउनवर्ड, विद इन आउटवर्ड, रिवर्सल ऑफ सिम्टम। तो अपन ने एक एक चीज देखी है कि किस में होती है। तो रिवर्सल ऑफ माइजम ये कैसा रहेगा, ये रहेगा सब में। तो इसमें तो अपने पास 7 लेयर है, तो 7 लेयर में जैसे इसमें क्या क्या लगेगा, दैट इज सबसे पहले लगेगा सब में रिवर्सल, रिवर्सल ऑफ माइजम, इसमें भी आएगा रिवर्सल ऑफ माइजम, इसमें भी आएगा रिवर्सल ऑफ माइजम, इसमें भी रिवर्सल ऑफ माइजम, इसमें भी रिवर्सल ऑफ माइजम, 7 लेयर में रिवर्सल ऑफ माइजम आएगा। देन सेकंड है मोर, सेकंड कोरोलरी अपनी मोर इंपॉर्टेंट टू लेस इंपॉर्टेंट। तो अपन ने देखे मोर इंपॉर्टेंट टू लेस इंपॉर्टेंट किस में आ रहा था, दैट इज सारी 7 की 7th इसमें मोर इंपॉर्टेंट टू लेस इंपॉर्टेंट आएगा, मोर इंपॉर्टेंट टू लेस इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट टू लेस इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट टू लेस इंपॉर्टेंट। ठीक है, सारी लेयर्स में आएगा मोर इंपॉर्टेंट टू लेस इंपॉर्टेंट। देन थर्ड देखे अपन ने सेंटर टू पेरिफेरी। सेंटर टू पेरिफेरी मतलब अपन ने 2-3 लेयर में देखे सेंटर टू पेरिफेरी। तो सेंटर टू पेरिफेरी अपन ने किस किस में देखे, सबसे पहले देखे मीजनकाइम में देखे, मतलब थर्ड लेयर में। ठीक है, इसमें कैसी हो रहा है, सेंटर टू पेरिफेरी। देन अपन ने देखे मीजोथेलियम में, इसमें की भी कैसा आ रहा है, सेंटर टू पेरिफेरी। ठीक है, और एक इसमें आएगा नर्व में, इसमें भी क्या आएगा, सेंटर टू पेरिफेरी। ओके, 10। तो अपन ने अभी तक 3 कोरोलरी देखी। सबसे पहली देखी रिवर्सल ऑफ माइजम, जो पूरे सातों के सातों इसमें आती है, सातों में लगती है। ठीक है, देन सेकंड देखे मोर इंपोर्टेंट टू लेस्ट, ये भी सातों के सातों में लगती है। देन अपन ने देखे सेंटर टू पेरिफेरी, तो सेंटर टू पेरिफेरी किस में लग रही, मेसेनकाइम में, मेसोथेलियम में और ब्रेन एंड नर्व्स में, 6th लेयर में। ओके, देन अब देखेंगे अबाउट ऑनवर्ड्स। तो अबाउट ऑनवर्ड्स किस में लगेगी, अबाउट ऑनवर्ड्स लगेगी फर्स्ट लेयर में, दैट इज अबाउट ऑनवर्ड्स ऑर्गन जो डेवलप हो रहे हैं फर्स्ट लेयर में लगेगी। देन अबाउट ऑनवर्ड लगेंगी मीजनकाइम में, थर्ड लेयर में। ठीक है, देन लगेंगी नर्व 6th में। तो अबाउट डाउनवर्ड किस किस में लग रही है, एक्टोडर्म, मेसेनकाइम एंड ब्रेन एंड नर्व्स, न्यूरो एक्टोडर्म, इसमें क्या लग रही है, अबाउट डाउनवर्ड्स। ये 3 ऐसे ऑर्गन्स है जो कैसे डेवलप हो रहे हैं, डेवलप होते हैं अबाउट डाउनवर्ड्स। देन विद इन आउटवर्ड, विद इन आउटवर्ड अपन ने देखे सिर्फ ये सेकेंड लेयर में लगती है। सेकेंड लेयर मतलब एक्टोडर्म, एक्टोडर्म मतलब
एक्टोडर्म में लगती है, जिससे ट्यूब्स वाले ऑर्गन तैयार होते हैं। तो ट्यूब्स वाले ऑर्गन जिससे तैयार होते हैं वो किससे, दैट इज विद इन आउटवर्ड, इसमें विद इन आउटवर्ड लगेगी। ओके, देन रिवर्सल ऑफ अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स, ये अपन ने देखे फिफ्थ लेयर में लगती, दैट इज एपीओडी सिस्टम में लगेंगी। तो ये आएगी फिफ्थ लेयर में रिवर्सल ऑफ सिम्टम्स। तो इस तरह से अपने को मिलेगा। तो जैसे पहली लेयर है, तो पहली लेयर में क्या क्या मिलेगा, रिवर्सल ऑफ माइजम, मोस्ट इंपोर्टेंट टू लेस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन, और थर्ड अबाउट डाउनवर्ड। इस लेयर की जो भी डिसीजेस है वो ऐसे ठीक होगी। वही एक्टोडर्म, एक्टोडर्म कैसे ठीक होगा, दैट इज रिवर्सल ऑफ माइजम, मोस्ट इंपोर्टेंट टू लेस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन, और थर्ड किसमें आएगा, विद इन आउटवर्ड। इसके डिसीज कैसे ठीक हो गए, विद इन आउटवर्ड। मेसेनकाइम थर्ड लेयर, ये क्या, इसमें कौन कौन सी कोरोलरी लगेंगी, रिवर्सल ऑफ माइजम, मोस्ट इंपोर्टेंट टू लेस्ट इंपोर्टेंट, अबोव डाउनवर्ड, एंड सेंटर टू पेरिफेरी। इसमें 4 कोरोलरी लग रही है, दैट इज मेसेनकाइम में। मेसेनकाइम मतलब कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू मतलब जॉइंट्स, मसल, कार्टिलेज, ठीक है। देन फिफ्थ लेयर इज मेसोथेलियम। मेसोथेलियम से क्या बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं। तो इसमें क्या क्या आएंगे, पहली रिवर्सल ऑफ माइजम, सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट टू लेस इंपोर्टेंट, एंड थर्ड दैट इज सेंटर टू पेरीफेरी। इसमें 3 लगती है। वही फिफ्थ वाली, फिफ्थ इज एंडोक्राइन। एंडोक्राइन इज, तो इसमें कौन से लगेंगे, रिवर्सल ऑफ माइजम, मोस्ट इंपोर्टेंट टू लेस इंपोर्टेंट, एंड थर्ड इज रिवर्सल ऑफ सिम्टम्स। देन ब्रेन एंड नर्व्स, इसमें लगेंगी रिवर्सल ऑफ माइजम, मोस्ट इंपोर्टेंट टू लेस इंपोर्टेंट, देन थर्ड इज अबव डाउनवर्ड, एंड फोर्थ इज सेंटर टू पेरीफेरी। इसमें लगती है 4। और जेनेटिक कोड में आता है कंपनसेटरी क्योर। अब ये कंपनसेटरी क्योर क्या है, कंपनसेटरी क्योर के साथ होता है रिवर्सल ऑफ माइजम, मोस्ट इंपोर्टेंट टू लेस इंपोर्टेंट, एंड कंपनसेटरी क्योर। कंपनसेटरी क्योर मतलब क्या होता है, एक ऐसा क्योर जो 7th लेयर में ही होगा। ये तब होता है जब, जैसे एग्जांपल के लिए किसी को कैंसर है, किसी को कैंसर है, और कैंसर, ये कैंसर है, कैंसर मतलब जेनेटिक कोड का डिसीज है, और कैंसर ठीक होके उसको हाइपोथायराइड आ रहा है। तो मतलब लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज ठीक हो रही है, और एक साइकोटिक पैथोलॉजी आ रही है, मतलब कंस्ट्रक्टिव या साइकोटिक पैथोलॉजी आ रही है, तो उसको बोलते हैं, या फिर कोई लिंगरिंग डिसीज आ रही है तो उसको बोलते हैं कंपनसेटरी क्योर, ठीक है। तो लेकिन ये कंपनसेटरी क्योर में क्या रहेगा, जैसे हाइपोथायराइडिज्म आया, डायबिटीज आया, या और कोई भी डिसीज आएंगी, लेकिन वो क्या करेंगी, इन स्पाइट ऑफ प्रोलॉन्ग एग्जिस्टेंस ऑफ, इन स्पाइट ऑफ पैथोलॉजी, वो उतने प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी, ठीक है। तो कैंसर ठीक होके अगर कोई माइल्ड पैथोलॉजी आ रही है तो दैट इज कंपनसेटरी क्योर होता है इसी को। और ये कौन से लेयर में लगता है, दैट इज ओनली इन 7th लेयर। ओके, तो ओनली इन 7th लेयर में लगेगा, दैट इज कंपनसेटरी क्योर। वैसे ही डिसीज भी फिर वैसे ही ट्रेवल करती है। जैसे अपन ने देखे स्किन की डिसीज है, दैट इज एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस में क्या आएगा, दैट इज सोरिक डिसीज, दैट इज डर्माटाइटिस, एक्जिमा, बॉइल्स, इम्पेडिगो। वही साइकोटिक डिसीज में क्या आएंगे, वार्ड्स, कॉन, रिंगवर्म, ठीक है। और सिप्लेटिक में क्या आएगा, दैट इज अल्सर्स, क्रैक्स। तो अगर इनको ठीक होना है तो ये पहले क्या ठीक होगा, सिफिलिस या साइकोसिस, साइकोसिस सोरा, दैट इज पहले इसमें क्या आएगा, पहले एक्टोडर्म में कैसे लगेंगे, रिवर्सल ऑफ माइजम। दूसरी क्या लग रही है अपने को, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट टू लेस इंपोर्टेंट। थर्ड क्या लग रही, अबव डाउनवर्ड, ठीक है। जैसे ईयर है, ईयर में ओटाइटिस मीडिया, ग्रैनुलर माइरिनाइटिस, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन। तो परफोरेशन इज डिस्ट्रक्शन, तो डिस्ट्रक्शन ठीक होके ओटाइटिस मीडिया आ रहा होगा। आपने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन को मेडिसिन दिया और उसके बाद ओटाइटिस मीडिया आ रहा होगा, तो वेलकमिंग साइन, क्योंकि सिफिलिस कम होके सूरा आ रहा है।
ठीक है, वही अल्सरेटिव टॉन्सिलाइटिस है और वो ठीक होके टॉन्सिलाइटिस आ रहा है प्लेन, तो अल्सर ठीक हो रहा है, अल्सर ठीक हो रहा है मतलब दैट इज अवर गुड साइन। तो वैसे ही हर डिसीज में रहेगा, हर लेयर में रहेगा। ठीक है, दैट इज, जैसे इसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक है, इसमें अस्थमा है, दैट इज नेजल पॉलिप, एडिनोइड्स है, यहाँ पे अल्सरेशन डिस्ट्रक्शन है। तो पहले क्या ठीक होगा? अल्सरेशन डिस्ट्रक्शन। ओके, तो पहले माइजम ठीक होगा, देन मोर इम्पोर्टेंट टू लेस इम्पोर्टेंट ऑर्गन। ठीक है, और एंडोडर्म में और एक क्या लगता है? दैट इज विद इन आउटवर्ड। तो ऐसे डिसीज प्रोग्रेस होंगे। थर्ड में, थर्ड लेयर में क्या लगेगा अपने को? दैट इज, थर्ड लेयर में लगता है मोस्ट इम्पोर्टेंट टू लेस इम्पोर्टेंट, रिवर्सल ऑफ माइजम, अबव डाउनवर्ड। ठीक है, सेंटर टू पेरीफेरी, चार चीजें लगती है। ऐसे यहाँ के डिसीजेस ठीक होगी। वही फोर्थ लेयर में, फोर्थ लेयर में भी सेम, दैट इज फोर्थ लेयर में मीजोथेलियम। तो मीजोथेलियम में रिवर्सल ऑफ माइजम, मोर इम्पोर्टेंट टू लेस इम्पोर्टेंट ऑर्गन, एंड इसमें लगेगा सेंटर टू पेरीफेरी। ओके, फिफ्थ में अपन ने देखे, फिफ्थ लेयर में क्या लग रहा है? दैट इज रिवर्सल ऑफ माइजम, मोस्ट इम्पोर्टेंट टू लेस इम्पोर्टेंट, एंड रिवर्स अपीयरेंस ऑफ देयर सिम्टम्स। जो सिम्टम आया लेट, वो पहले ठीक होगा। ठीक है, सो ऐसे डिसीज प्रोग्रेस होती है, अपन उसको ठीक करते हैं। सो अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं समझा तो वो पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट रहा, कुछ पार्ट नहीं समझा? तो किसी को कोई डाउट, किसी को कुछ नहीं समझा होगा, वो पूछ सकता है। सो डिसीज हमेशा ट्रैवल होंगी, डिसीज हमेशा ट्रैवल होगी लोअर टू हायर, और क्योर हमेशा ट्रैवल होगा हायर टू लोअर। तो किसी को कुछ क्वेरी, कुछ नहीं समझा, आप पूछ सकते हैं अभी। सो किसी को कुछ क्वेरी, कुछ नहीं समझा? सो हमेशा ध्यान देना है कि अपनी डिसीज कौन से लेयर की है, कहाँ पे कैसे ट्रैवल कर रही है, आफ्टर मेडिसिन क्या चेंजेस आ रहे हैं, आपको ये सब सारी चीजें ध्यान। हर सिम्टम अब डिसअपियर हो रहा है, इसका मतलब वो क्योर नहीं होता है। ठीक है, हर सिम्टम डिसअपियर हो रहा है, वो क्योर नहीं होता है। वो कैसे, किस डायरेक्शन में क्योर हो रहा है, वो भी रहना बहुत जरूरी है। और वो डिसीज कौन से लेयर का है, उस हिसाब से वो कोरोलरी फॉलो होगी, कोरोलरी फॉलो होगी तो वो ठीक होगा। ओके देन,
किसी को कुछ नहीं समझा होगा, कुछ पार्ट छूट गया, कुछ पूछना है तो वो अभी पूछ लीजिए, या फिर आप मुझे मैसेज कर दीजिए, टेक्स्ट कर दीजिए, या ग्रुप में पूछ लीजिए। ओके, फिर अपन यहाँ पे स्टॉप होते हैं। सो गुड नाइट ऑल।